बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर ये है और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। एजेंसियों का काम जंग लड़ना नहीं होता, उनका काम होता है कि कोई भी हमला होने जा रहा हो, मुल्क के खिलाफ कोई भी बड़ी साजिश हो रही हो, मुल्क के दुश्मन किसी जगह पे कोई कार्रवाई कर रहे हो, तो पहले से उसका पता लगाकर अपनी इंटेलिजेंस के जरिए से उसको नाकाम बनाना और वक्त से पहले कार्रवाई करना, वक्त से पहले दुश्मन को नाकाम बनाना। अब ये काम पूरी दुनिया की एजेंसियां करती हैं। एजेंसियों की आपस में लड़ाई भी चलती रहती है, दूसरे ममालिक में एजेंसियां कार्रवाई भी करती रहती हैं और अपने मुल्क को बचाने के लिए भी किरदार अदा करती हैं। ज्यादातर इस वक्त जो दहशतगर्दी का दौर है, इस दौर में जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी ज्यादा तवानाई इस बात के ऊपर खर्च होती है कि वो दहशतगर्दी के बड़े वाकयात को होने से पहले नाकाम बनाए और उसे रोकें। जहां भी दुनिया में दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया होता है तो इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर मलबा गिरता है और बड़े बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हैं वो इस्तीफा देते रहते हैं। तो ये बड़ी थैंकलेस किस्म की जॉब होती। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार बलूचिस्तान में खास तौर पर और खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी के हमले रोकने में नाकाम होती चली आ रही है। जाफर एक्सप्रेस यानी पूरी की पूरी ट्रेन जो है उसको अगवा कर लिया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी और बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई। फिर मुख्तलिफ वाकयात होते चले गए और बिलाखिर अब 12 शहरों में एक साथ हमला कर दिया गया दहशतगर्दों। इस पे मुझे बात करनी है, लेकिन ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक बड़ी नाकामी है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उठाया जा रहा है सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से और लगभग एक जैसे अल्फाज ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिब्रान नासिर साहब ये कहते हैं कि बलूचिस्तान जल रहा है, हमारे शहरी, पुलिस एहलकार, सिविल सर्वेंट्स और फौजी शहीद हो रहे हैं, मगर सवाल करने की इजाजत किसी को नहीं है। बस इतना इत्मीनान रखें कि हर हमला, हर लाश और हर तबाही फितना तो हिंदुस्तान का नतीजा है। गोया हिंदुस्तान के पास कोई ऐसी करामत है, कोई ऐसा शहर है या कोई ऐसी दिलकश लालच है कि पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियां खुद को खुशी खुशी बमों से उड़ाने पर आमादा हो जाए। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें, जब इतनी बड़ी नाकामी हो जाएगी ना तो फिर सवालात उठेंगे और फिर जो सवाल नहीं उठाएगा इसका मतलब है उसके पास दिमाग ही नहीं है और फिर जो नहीं पूछेगा सवाल इसका मतलब है वो अपने मुल्क का वफादार ही नहीं है, वो अपने मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। लेकिन ये भारत की एक कामयाबी है, ये पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है, मैं नहीं कह रहा। वो इस तरह के फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान इसको करार देता है। ये बात BGISPR ने भी की है और ये बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी की और वो बार बार ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो भी दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, खुसूसन जो BLA कर रही है, ये फितनतुल हिंदुस्तान है, यानी इनके पीछे भारत है और भारत इनको सपोर्ट करता है और भारत ये हमले पाकिस्तान में करवा रहा है। अब अगर ये हमले पाकिस्तान में भारत करवा रहा है तो फिर पाकिस्तान क्या कर रहा है? यानी अगर भारत कर रहा है तो भारत तो कामयाब हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि भारत ने तो भी हाल ही में एक फिल्म भी बनाई है और वो अक्सर बनाता रहता है कि पाकिस्तान के अंदर हम मुदाखलत करते हैं। यानी अभी हाल ही में उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लड़ाई झगड़े के वाकयात के अंदर और बदअमनी के वाकयात के अंदर हम अपने एजेंट्स को मुलव्वस करते हैं और वो ये कार्रवाइयां करवाते हैं। भारत तो इसको छुपाता नहीं है। देखिए, कोई फिल्म जब रिलीज होती है तो वो सरकार की अप्रूवल के साथ रिलीज होती है, तो भारतीय सरकार खुद ये प्रोपेगेंडा फैला रही है। पाकिस्तानी सरकार भी ये कह रही है कि बलूचिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे भारत है। तो भारत को जवाब कौन देगा और कैसे देगा? अब जिन एजेंसियों ने भारत को जवाब देना है वो एजेंसियां और वो इदारे सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब देने पे जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी बड़ी कैटेगोरिकली और बड़ी क्लियरली इसकी मजम्मत की है। सुहेल अफरीदी ने इसकी मजम्मत की, जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर रहनुमा है सब ने इसकी मजम्मत की, बैरिस्टर गौर ने मजम्मत, ऐसे रहनुमा जिनके साथ बड़ी ज्यादती की है रियासत ने, लेकिन उन सब ने इस मामले पे शदीद और स्ट्रेट फॉरवर्ड मजम्मत की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजम्मत कर रही है दहशतगर्दी की और दहशतगर्दों, जबकि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और इनकी बनाई हुई हुकूमत है, इक्तदार में बैठे हुए लोग मजम्मत कर रहे हैं PTI की। दहशतगर्दी PTI ने तो नहीं की, PTI दहशतगर्दों की मजम्मत कर रही है और हुकूमत PTI की मजम्मत कर, है ना अजीब बात। इनको हर चीज, हर खराबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ने पूरी शिद्दत से अपने सिक्योरिटी इदारों और कुर्बानी देने वाले एहलकारों के साथ खड़े होने का फैसला किया और वो खड़े हुए। मगर सोशल मीडिया पे दो सवालात जरूर बार बार उठाए जा रहे हैं। नंबर एक कि ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे और क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन है? और नंबर दो, सारी तवज्जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की इमरान खान पर क्यों है और उनकी पार्टी को और उनको तबाह करने पर क्यों? ये जो असल काम है वो वाला काम क्यों नहीं कर रहे और इस काम की तरफ ही आपने अपनी सारी की सारी तवज्जो क्यों लगाई हुई? अब नाज़रीन, आज जो लोग दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के इदारों से हिसाब मांग रहे हैं कि ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है, उन्हें पाकिस्तान में गद्दार करार दिया जा रहा है। हालांकि माजी में ये जो आज गद्दार करार देने वाले लोग हैं ये खुद सवालात उठाते थे। ये बलूचिस्तान के इश्यूज के ऊपर मरियम नवाज ने खुद ट्वीट किया है
बाकायदा वो जहाज ट्वीट किया है जिसपे लिखा हुआ था जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, उसके पीछे वो बैनर लिखा हुआ था। मरियम नवाज ने खुद उसको ट्वीट किया और लिखा भी कि जस्टिस फॉर बलूचिस्तान। जो लापता अफराद हैं उनके खानदानों से जाकर मरियम नवाज खुद मिलती रही, बाकी सियासतदान जाकर मिलते रहे। लेकिन अब जब इन्हें इक्तदार मिल गया बूट में रख के, तो इन्होंने क्या किया, ये खुद जाकर उस जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी का हिस्सा बन गए। पहले ये लिखते थे जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान के लिए इंसाफ चाहिए, और अब ये बलूचिस्तान के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी का हिस्सा खुद जाकर बन गए हैं। जावेद हाशमी साहब भी इसका शिकार हुए। यानी अब जिस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, पाकिस्तान के इदारों ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने, इन्होंने दहशतगर्दों के पीछे जाना है, दहशतगर्दों को निशाना बनाना है, उस वक्त दहशतगर्दों को छोड़ के वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पीछे पड़ गए। तहरीके इंसाफ पर मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन शुरू हो गया कि जनाब 8 फरवरी को पता नहीं ये क्या कर देंगे, ये वो बहुत बड़ा पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे, ये बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे करेंगे और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देंगे, लिहाजा इनके ऊपर क्रैकडाउन कर। और दहशतगर्दों में क्रैकडाउन करना है और पकड़ के जावेद हाशमी के घर पे क्रैकडाउन कर, दहशतगर्दों में क्रैकडाउन करना और पकड़ के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे क्रैकडाउन, और जगह जगह छापे मार रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस एक मरतबा फिर पामाल कर रहे, तवज्जो जिधर देनी है उधर नहीं दे रहे, जिधर नहीं देनी उधर दे रहे। अच्छा, जावेद हाशमी साहब के घर के ऊपर जो अटैक हुआ, उनके घर के मुताबिक लोग गिरफ्तार भी हो गए और उनका एक नवासा है उसका सर फट गया, छोटा सा बच्चा उन्होंने गोद में बैठाया हुआ। वो बता रहे हैं जनाब कि बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ, दर्जनों पुलिस वाले घर के अंदर घुस गए और उन्होंने छापा मारा। सब जानते हैं कि जावेद हाशमी साहब के साथ क्यों हुआ, नाम लगाया हुआ कि बिजली चोरी का मामला उसलिए आके पकड़ दिया, ये तो बहाना ही होता है ना। असल मामला तो कोई और है, कभी भैंस चोरी में पकड़ा जाता है सियासतदान बेचारा, कभी मंशियात चोरी में पकड़ा जाता है सियासतदान बेचारा। तो ये सियासतदानों के साथ होता है जब भी कभी वो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं। जावेद हाशमी साहब के 3 ट्वीट्स हैं जिन्होंने पूरे निजाम को हिलाया। वो तीनों ट्वीट्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जिसकी वजह से जावेद हाशमी के साथ ये सारा कुछ किया गया। अभी थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे जावेद हाशमी साहब एक शादी में गए हुए थे, गालिबन ये ख्वाजा साद रफीक साहब की फैमिली से रिलेटेड शादी थी। तो वहां कैप्टन सफदर अपने हाथ से जावेद हाशमी साहब को खाना खिला रहे थे। जावेद हाशमी साहब को थोड़ा प्रॉब्लम भी है ना, तो वो अपने हाथ से, वो पैरालाइज भी नहीं, वो उनको अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। एक तरफ ये मोहब्बतें शो करते हैं, दूसरी तरफ इतना जुल्म और जबर और फस्तायत है, और ये जुल्म और जबर के साथी हैं ये पीएमएलएन। असल में तो ये जुल्म पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो जावेद हाशमी साहब ने कहा जी बलूचिस्तान के हालात देखकर मेरा दिल बहुत गमज़दा है, सालों की नाकाम पॉलिसियां और बलोच अवाम को गुलाम बनाने वाली सोच का अंजाम यही होना। इस्लामाबाद आपके पास आई मारंग बलोच और बलोच खवातीन जिनका मुतालबा सिर्फ यही था कि उनकी बात ही सुन ली जाए, आपने ना सुनी, आपने राब्ते की हर दीवार गिरा दी, बलोच अवाम को दीवार से लगा दिया। काश कायदे आजम की कोयटा स्टाफ कॉलेज की तकरीर पर अमल किया होता तो आज कोयटा बच जाता, काश अपनी बैरक्स में ही रहते। जी जावेद हाशमी साहब ने ट्वीट किया, रोला पड़ गया, पढ़ना था। एक और उन्होंने ट्वीट किया, ये सुन ले आप जरा, आपको पता चल जाएगा कि किन बातों पे एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा आता है। इमरान खान से जिस अंदाज में नारवा सलूक किया जा रहा है, मैंने ये पहली मरतबा देखा है, किसी हुक्मरान को इतना डरा हुआ भी मैंने पहली मरतबा देखा है। आसिम मुनीर साहब, आपको मशवरा है कि इमरान खान के मामले में ये इस कदर अपने जहन पे ये मामला सवार ना करें, आपको कोई इस्तिस्ना नहीं बचा सके। फिर एक और ट्वीट, जी सबसे खतरनाक ट्वीट जावेद हाशमी साहब ने की, उन्होंने कहा जी इसराइल हमास को अब तक डिसआर्म करने में नाकाम रहा, अब ये ड्यूटी अफवाज पाकिस्तान के सपुर्द की जा रही है। गजा जाएं, फलस्तीनी लोगों को डिसआर्म करें और उन्हें इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दें। ये खबर भी सुनी गई है कि शायद हमारे कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करते हुए वफात पा गए। हमारा काम तो ये था कि किबला अव्वल के मुहाफिज बनते, मगर आज हम पर उन्हीं मुहाफिजों को खत्म करने की ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ उलमा ने इसी बुनियाद पर यह फतवा भी दिया है कि उन सिपाहियों का जनाजा हराम है। आसिम मुनीर साहब, आपका अंजाम भी यही होगा। अब ये जावेद हाशमी साहब के पास पता नहीं खबर कहां से आई, हमारे पास किसी के पास भी ये खबर नहीं है कि पाकिस्तानी फौजी पहुंच गए या सुरंगें साफ करते हुए उनका इंतकाल हो गया वहां। ये खबर अभी पब्लिक नहीं हुई, अगर कहीं से उनके पास आई है, उनका कोई अपना सोर्स उनको बता रहा है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन इन चीजों का रद्देवर मुझे ऐसा लग रहा था कि आएगा, तो मैंने पहले जब ये पढ़ के सुनाया तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सख्त है, वो नुक्ता नजर से एस्टेब्लिशमेंट। तो जावेद हाशमी साहब के घर के ऊपर अब जो अटैक करना है दहशतगर्दों पे, वो इन लोगों के घरों के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम होता चला जा रहा है। इस नाकामी के बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेज जाएंगी और गजा में अमन कायम, पाकिस्तानी फोर्सेज जाएंगी और इसराइल की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा एक ऐसी फोर्स के जरिए से जिसको स्टेबलाइजेशन फोर्स कहा जाता है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, आलमी इस्तेहकाम फोर्स। इसे लगाया जाएगा बोर्ड ऑफ पीस के जेर निगरान। और बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान जब गया था तो DGISPR ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इसराइल को अमेरिका के जरिए कंट्रोल किया जा सके, तो इसलिए हम बोर्ड ऑफ पीस के अंदर गए ताकि इसराइल जो नस्लकुशी कर रहा है उसको रोकने के लिए अमेरिका को इस्तेमाल कर सके या अमेरिका के जरिए से इसराइल को रोका जा सके। ये बात DGISPR ने दावा किया। गुज़िश्ता 2 दिनों में 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर, जिनमें बच्चे शामिल है। अब ये नस्लकुशी नहीं है तो और क्या है,
500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं जब से जंगबंदी हुई, और ये 40 से ज्यादा, कुछ 43 बता रहा है, कुछ 46 बता रहा है, ये तादाद बताई जा रही है। ये लोग 2 दिन में शहीद, सिर्फ हफ्ते वाले दिन एक दिन में लगभग 40 लोग शहीद, 11 लोग एक दिन पहले बताए जा रहे थे, अब ये अलग अलग तादाद मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं। तो ये शहादतें हो रही हैं, तो बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने तो दावा किया था और बड़ी खुशियां मनाई थी, बड़े कहकहे लगाए थे कि हम डोनाल्ड ट्रंप के जरिए से इसराइल को कंट्रोल कर लेंगे। तो कीजिए साहब, वहां कत्लेआम हो रहा है जिसे आप रोकने में अभी तक नाकाम है। तो दहशतगर्दों पे क्रैकडाउन करने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन किया जा रहा है, और क्रैकडाउन की वजह जो है वो 8 फरवरी है कि जनाब 8 फरवरी को जो भी होने जा रहा है इसको रोको हर हाल में। अगर 8 फरवरी वाला मामला ना रोका तो फिर मुसीबत बन जाएगी। अब इमरान खान साहब की जो आंख में एक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनको ट्रीटमेंट के लिए लाया गया, अडयाला जेल से निकालकर पिम्स अस्पताल तक। असदुल्ला खान साहब ने इस खबर को ब्रेक किया था, ये उनका कर रहेगा, ये बहुत बड़ी खबर है। तो इतनी बड़ी खबर ब्रेक करना एक बड़ा एजाज होता है, मैं बतौर सहाफी ये समझता हूँ। अब असदुल्ला खान साहब ने जब ये खबर दी और ये मामला बाहर आया, तो उस वक्त एकदम किसी को समझ नहीं आई, लोग समझ नहीं पा रहे थे, यानी मुझे खुद भी लग रहा था कि यार ये कैसे हो सकता, लेकिन मेरी तस्दीक होना शुरू हुई, मामला खुलना शुरू हुआ, और अब सूरत हाल ये है कि दबाव बढ़ता जा रहा है, बैन अल-अक़वामी दबाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर दबाव बढ़ रहा है, इमरान खान साहब के बच्चे, उनकी साहब एहलिया सब दबाव डाल रहे हैं, आलमी जरीदों में, अखबारात में, हर जगह ये चीज़ें छप रही हैं, आलमी रहनुमा इसके बारे में पूछ रहे हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर यही बातें चल रही हैं, जितने भी सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इसी बारे में बातचीत पूछ रहे हैं अपने अपने सोर्सेज से। तो ये टॉक ऑफ द टाउन है और ये इंटरनेशनल खबर है, वो लोकल नहीं है। तो दबाव पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एकदम बहुत ज्यादा बड़ा है। इस दबाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि मुमकिन है इमरान खान साहब की उनके डॉक्टरों से मुलाकात, या डॉक्टरों को चंद मखसूस शराइत के मुताबिक इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए, ये मुमकिन है। और ये भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब की किसी एक बहन की भी मुलाकात करवा दी जाए, शायद इसके इम्कानात कम है, लेकिन हो सकता है इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात भी करवा दी जाए। और इस बारे में बड़ी लगातार डिस्कशन हो रही है। हुकूमत ये समझती है कि ये अब करवा देना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इमरान खान साहब से इस वक्त मुलाकात करवा के एक नई मुसीबत गले डल जाएगी और आसिम मुनीर साहब की मुश्किलात में और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। अब ये कशमकश चल रही है, हुकूमत के अंदर एक गिरोह है वो समझता है नहीं करवाएं मुलाकात, कल को हमने भी गिरफ्तार ही होना है। सियासतदानों की तो यही किस्मत है ना, अब ये जर्नैल थोड़ी है जो जजीरों में चले जाएंगे, सियासतदान है बेचारे, उनकी तो बेचारों की यही किस्मत है। तो मामला ये है कि एक रो ये कह रहा है जनाब कि करवाएं मुलाकात, दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि ना मुलाकात ना करवाना, फंस जाओ, ये कोई तहरीक खड़ी कर देंगे, इमरान खान साहब कोई पैगाम भेज। अब मामला यहाँ पे आके रुका हुआ है और कोई हल इसका निकल नहीं रहा। एक बात और नाजरीन, मैं आपको बलूचिस्तान में दहशतगर्दी उसके हवाले से आपको मैं कहना चाहता हूँ, और ये जरूरी है बात। दो चीजें, नंबर एक, पाकिस्तान ने बार बार कहा कि ये जो भी हो रहा है ये इंडिया कर रहा है, तो हम इंडिया के खिलाफ क्या? इंडिया जब भी कहता है कि पाकिस्तान ने इंडिया में फलाना अटैक करवाया, या पाकिस्तान से दहशतगर्दों ने आके इंडिया में फलाना अटैक किया, या पाकिस्तान के स्पॉन्सर लोगों ने या पाकिस्तान ने मदद दी, इंडिया में ये जो हमले हुए इनके पीछे पाकिस्तान है, वो ये कहते हैं जब, तो वो पाकिस्तान से बदला लेते हैं, पाकिस्तान पे हमला कर। पाकिस्तान क्या करता? लेकिन जब आप इतना खुलकर कह रहे हैं कि ये इंडिया मुलव्विस है, तो फिर आप इंडिया को जवाब क्यों नहीं? फिर आपको इंडिया को जवाब देना चाहिए, इसके बगैर फिर आप कुछ करेंगे नहीं ना। यानी वो आपको मारते हैं, मार के चले जाते हैं और आप कहते हैं जी हम कामयाब हो गए। कैसे कामयाब हो गए? वो आए, उन्होंने हमला किया, और जब उन्होंने हमला कर दिया उन्होंने दहशतगर्दी फैला दी। अब दहशतगर्दों को मैं देख रहा था, एक और बड़ी अजीब चीज नाजरीन, और ये बड़ी अलार्मिंग है, ये पाकिस्तान के इदारों को बार बार वीडियोस निकाल कर देखनी चाहिए। मैं वो वीडियोस देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी वो वीडियोस देख के कि यार ये क्या चल रहा है। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर उठाए हुए हैं, क्लाशनकोफे बांधी हुई है, साथ अपने बम बांधे हुए हैं, बेशुमार मैगजीन्स के थैले उनके साथ हैं, गोलियां उनके पास हैं, वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, और आम शहरी उनके बीच में घूम रहे हैं, बच्चे उनके बीच में घूम रहे हैं, लोग उनकी वीडियोस बना रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं। लोग दहशतगर्दों से डरकर नहीं भाग, या लोग दहशतगर्दों से खौफजदा नहीं थे। ये बड़ी अलार्मिंग चीज, मैं जो कह रहा हूं ना वो मैं कहना भी नहीं चाह रहा, आपको ये बात समझ जानी चाहिए। आसिम मुनीर साहब को ये वीडियोस निकाल के सारी देखनी चाहिए कि बलूचिस्तान के इन शहरों के रहने वाले शहरी दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं और वो कंफर्टेबल है, उनके बीच में घूम रहे हैं, उनके सामने वॉक कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, बच्चे भी वहां पे मौजूद हैं। लोग दहशतगर्दों से क्यों नहीं डर रहे? जब लड़ाई हुई तो खौफ और रात फैल गया, लोग भाग गए, जब सिक्योरिटी फोर्सेज आई दहशतगर्दों के साथ लड़ाई शुरू हुई। लेकिन ये बहुत अलार्मिंग, इसके ऊपर सबको तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता नैरेटिव की लड़ाई में पीछे, और ये नहीं होना चाहिए। किसी को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज कर दे बंदूक उठाकर। लेकिन जब लोगों को जबरी तौर पर लापता किया जाएगा, इंसानों का मैंडेट छीन लिया जाएगा, हर उठने वाली आवाज को कुचल दिया जाएगा, मारंग बलोच जैसी जमहूरी आवाज को, सियासी आवाज को कुचल दिया जाएगा, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे तबकात हैं उनको उठाकर जेलों में डाल देंगे 3 MPO के तहत, तो लोगों के अंदर ये चीजें इसी तरह पनपती। खुदारा अपने आप को संभाले और इस बात को समझें इससे पहले कि देर हो जाए। नाजरीन, एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के लोग समझाने जा रहे हैं, और आज जमरूद में वजीर आला सुहेल अफरीदी
एक जरगा करने जा रहे हैं। ये वादिय तीरा के हवाले से जरगा है। आज वो बुनियादी सवाल उठाया जाएगा कि आपको जबरी तौर पे आपके इलाके से निकलने के लिए किसने आमादा किया, किस बुनियाद पर आमादा किया और इसके पीछे वजूहात क्या। जब ये सवालात जरगे के सामने रखे जाएंगे और बहुत सारे सवालात हैं, जब उनके जवाब सामने आएंगे ना, तो आज शाम को जो एलामिया आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर इन लोगों ने फैसला किया कि सुहेल अफरीदी की क़यादत में ये सारे लोग वापस वादिय तीरा में जाएंगे और जाकर अपने इलाकों में रहेंगे, तो फिर एक बात का फैसला यहाँ जरगे से होना चाहिए कि निहत्ते लोगों को ड्रोन हमलों में या फिजाई हमलों में शहीद नहीं होना चाहिए। इसी वादिय तीरा में बच्चों और खवातीन की लाशें सड़कों पर पड़ी थी। ये फजल रहमान साहब ने भी बताया था। बड़ा जुल्म हुआ था, एरियल स्ट्राइक हो गई थी, कोलेटरल डैमेज में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया। फिर इस बात को यकीनी बनाया कि जो लोग वापस जाएंगे या जिन्हें वज़ीर आला छोड़कर आएंगे उनके ऊपर रियासत दोबारा अटैक नहीं करेगी। रियासत के साथ बात करें, हुकूमत के साथ और इदारों के साथ बात करें बैठकर। लोगों की जान बहुत कीमती। अब इसराइल को देखें ना, जब तक उन्हें उनका आखिरी मुर्दा नहीं मिल गया ना, जो मलबे के नीचे दबा हुआ था, तब तक बस नहीं की। और अमरीकी सदर ने ट्वीट किया कि आखिरी लाश भी मिल गई। इतनी इंपॉर्टेंट है एक इसराइली की लाश भी। तो क्या हम पाकिस्तानी कीड़े मकोड़े हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक एक पाकिस्तानी की जान कीमती है। जब ये तीरा के लोग वापस जाएं तो इन्हें अपने घरों में अमान होना चाहिए, इनकी हिफाजत होनी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। उठाते हैं तो जो सवालात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हैं, उनके जवाब या तो इमरान खान देगा या इमरान खान की बनी हुई हुकूमत देगी। इमरान खान की फैमिली जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं है, वो तो उसके बिहाफ के ऊपर जवाब नहीं दे सकती। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीकाकार है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। एक अंडा मारा गया अलीमा खानम को, जब वो बात कर रही थी मीडिया से। तो चंद चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी कभी अलीमा खानम जेल से बाहर आती है ना, और उन्होंने मीडिया से बात करनी होती है, तो वो ज़रा दूर जाके बात करते हैं। तो जिस जगह पहुंच के वो बात करते हैं, वहां पे कभी भी पुलिस वाले मौजूद नहीं रहते। लेकिन आज की बातचीत के दौरान हैरत अंगेज तौर पर वहां पे पुलिस वालों ने घेरा हुआ। ऐसा साइड ने ये मैंने कंफर्म किया, सब लोगों ने, जर्नलिस्ट और पीटीआई के लोग सबने कंफर्म किया। उन्होंने कहा जी आज कुछ ऐसा होना था जिसके लिए पुलिस का घेरा वहां पे पड़ा हुआ था, इससे पहले ऐसा नहीं होता। फिर वहां पे चंद ऐसे लोग थे जो नामालूम अफराद थे, सफेद कपड़ों में थे, जिन्हें कोई नहीं जानता, और वो वहां पे पहरा दे रहे थे, मौजूद थे। फिर खवातीन जो वहां मौजूद थी, उन्होंने चेहरों के ऊपर नकाब पहना हुआ था। इन खवातीन के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून वकील है, जिनका नाम है एडवोकेट ताबिश। उन्होंने बताया कि हमने बाकायदा पुलिस को ये कहा कि ये जो दुपट्टे वाली खवातीन है, ये कौन है, हम इन्हें नहीं जानते, ये कहाँ से आई हैं। उन खवातीन ने ना कोई सवाल किया, ना कोई जवाब किया। वो पीछे जाके खड़ी हो गई मीडिया की बैक साइड पे, और पुलिस ने वहां पे घेरा डाला हुआ था। पुलिस किसी कार्रवाई का इंतजार कर रही। अचानक उनमें से एक खातून ने एक अंडा फेंका जो अलीमा खानम को आकर लगा, और उसके बाद फौरी तौर पे वो खवातीन भागी अपनी गाड़ी की तरफ जो पहले से तैयार थी। पीटीआई के वर्कर खवातीन के पीछे भागे। जैसे ही वो खवातीन के पीछे भागे तो पुलिस ने खवातीन को कॉर्डन किया और उनको बचाया। वो जो सादा कपड़ों वाले लोग थे, उन्होंने भी खवातीन को फैसिलिटेट किया और फौरी तौर पे गाड़ी में बिठा के वहां से रफू चक्कर करवा दिया। मुबैना तौर पे जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है, वो भी एक बताया जा रहा है कि शायद कोई पुलिस वाला है जो गाड़ी चलाकर वहां से लेकर गया और खवातीन को रेस्क्यू किया गया। इतनी जल्दी तो किसी को समझ भी नहीं आती जितनी जल्दी पुलिस ने उन खवातीन को वहां से रेस्क्यू किया है। एक इंतहाई गंदी और घटिया हरकत है। ये ऐसी हरकतों की गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए कि फिजिकल हो जाए, आप किसी को अंडा मारे। और एक ऐसी खातून को जो सिर्फ अपने भाई का केस सुनने आई है, उसका सियासत से ताल्लुक भी कोई नहीं है। पुलिस ने कमाल तरीके से उन्हें रेस्क्यू किया। अगर पुलिस का बाद में स्टेटमेंट ना आता तो शायद इतना शको शुबा ना होता। लेकिन जो पुलिस का स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट से बहुत क्लियर हो गया कि पुलिस इस सारे अमल के अंदर ऐसा लगता है कि इन्वॉल्व थी। पुलिस का बयान है जी कि दागद मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाकया। अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। खैबर पख्तूनख्वा से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे खवातीन के सवालात पर। जिन्हें कोई जवाब ना हुआ तो उसके बाद जो है वो ये अंडा चल गया। अब मामला ये है कि वहाँ जितने लोग मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये सवाल किसी ने पूछा ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। और वहाँ पे कोई एहतजाज करने वाले लोग अगर अडयाला जेल मौजूद थे तो वहाँ मौजूद होते। अलीमा खान से एहतजाज करने का क्या उनका तुक है? अली अमीन गंडापुर रोजाना आपको दिखाई देता है, वहां पे आप एहतजाज करें। ये सारा एक प्लांटेड प्रोग्राम लगता है। इससे पहले खुसरो से भी हमला करवाया जा चुका है। इन्होंने खुसरे भी इस्तेमाल कर लिए, बंदूकें भी इस्तेमाल कर ली, औरतें भी इस्तेमाल कर ली, सारा कुछ करके देख लिया है। इमरान खान तो इनसे नहीं टूट। लेकिन मैं ना पीएमएलएन पे हैरान हो रहा हूँ। जो सियासी जमातें हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि ये उनके साथ भी होना, और पीएमएलएन के साथ हुआ है। ये जो वजीर दाखिला बराए मुमलिकत है तलाल चौधरी, उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि जनाब ये तो पहले पीटीआई ने कल्चर मुतारफ करवाया जनाब। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया
कि ये जो स्याही वाला, जूते वाला, हमले वाला और ये सारी चीज़ों वाला, अंडे वाला ये पीटीए। तो मैं ज़रा चंद वाक़या जिनका वो हवाला दे रहे हैं मैं बता देता हूँ। नवाज़ शरीफ के मुँह पे जूता मारा गया एक मस्जिद में। नवाज़ शरीफ को जिस शख्स ने जूता मारा वो एक मज़हबी जुनूनी था, ताल्लुक एक सियासी ग्रुप से था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तहरीक-ए-इंसाफ ने इस वाक़ये की मज़म्मत की। ख्वाजा आसिफ के मुँह पर स्याही फेंकी गई, उनका मुँह काला किया गया। ये हरकत करने वाला एक मज़हबी सियासी जुनूनी था और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मज़म्मत की। ख्वाजा आसिफ के साथ उस वक़्त ज़्यादती हुई थी, एक मज़हबी जुनूनी ने ये किया था। एहसन इकबाल के ऊपर गोली चली, गोली चलाने वाला बंदा बाद में जो पकड़ा गया, वो एक मज़हबी सियासी जमात से उसका ताल्लुक था, वो खुद भी एक जुनूनी था। खुद तलाल चौधरी को दौरान तंज़ीम साज़ी मार पड़ी। मारने वाले लोग बलूचिस्तान से थे और उन्होंने जो फेंटी लगाई उसके बाद उन्होंने उसको ओन किया कि जी हमने तलाल चौधरी को फेंटी लगाई है। वो आज तक बेचारा अपनी तंज़ीम साज़ी को रोता है और उस तंज़ीम साज़ी का उसको इंसाफ नहीं मिला। ये सारी चीज़ें जो हुई हैं पीएमएलएन के साथ, ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज़। लेकिन जमहूरियत में क्या होता है, आप अपनी ज़बान से सवाल करते हैं। आप पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया? आप कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। एक तरीक़ाकार है, उससे आप पूछते हैं। आप सोशल मीडिया पे पूछते हैं। हालाँकि हमारे सोशल मीडिया पे बहुत गंद है और हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से गंद है। जितनी गंदी गालियाँ देने वालों को मरियम नवाज़ फ़ॉलो करती है, उतनी गंदी गालियाँ देने वाले को कोई और सियासी जमात का लीडर फ़ॉलो नहीं करता। यानी बिलावल कभी गंदी गालियाँ देने वालों को मुझे नहीं लगता कि शायद फ़ॉलो करता होगा। मरियम नवाज़ हर गंदी गालियाँ देने वाले ट्विटर अकाउंट को वो फ़ॉलो करते हैं। मैंने प्रैक्टिकली बहुत दफ़ा निकाल के आपको दिखाया। इमरान खान ऐसे किसी बंदे को फ़ॉलो नहीं करते। लेकिन ये बहुत गंद है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गंद है। ये मारते में गंद है। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग दूसरे लोगों के ऊपर बातों का पर्सनल लेवल का अटैक भी कर देते हैं, लेकिन उससे किसी को ऐसे चोट नहीं लगती। ये जो कुछ हो रहा है ना, यही फातिमा जिन्ना के साथ किया गया, यही बेनज़ीर के साथ किया गया, बेनज़ीर की वालदा के साथ किया गया, मरियम नवाज़ की वालदा, ये सारा गंद पाकिस्तान में हमेशा से पड़ा हुआ है। आज इमरान खान सबकी बहनों को निशाना बनाया जा रहा है। ये करती कौन है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये करती, और सियासतदान हमेशा इसके अंदर एक दूसरे को गंदा करते हैं सहूलतकार बन के। तो इन सिलसिलों को रोकना चाहिए और तमाम सियासतदानों को सोचना चाहिए कि ये होगा तो वापस भी आएगा और सूद समेत वापस आएगा। वीडियोस में बाकायदा साबित हो रहा है कि खवातीन को प्लानिंग के साथ लाया गया और फिर उनको सहूलत दी गई, उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोगों ने इसकी निशानदेही भी की थी, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया गया कि मीडिया की मौजूदगी में जब कैमरे ऑन होंगे तब अंडे मारे जाएं या अंडा मारा जाए अलीमा खानम को। अब मीडिया ने इसको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया। हालांकि जो अलीमा खानम ने आकर बाहर इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, उस पैगाम पे किसी ने बात नहीं की। सबने बात की कि जनाब अलीमा खानम को अंडा पड़ गया, क्योंकि जिन्होंने ये अंडा पड़वाने का बंदोबस्त किया था उन्होंने इसकी खबर चलवाने का भी बंदोबस्त किया ना, फिर खबर चली भी है। अब इमरान खान की बहनों को अकेला छोड़ा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खास तौर पे अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर अपने एमएनएज और एमपीएस को लेकर मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे लाहौर पहुंच जाता है, लेकिन अडयाला जेल नहीं पहुंच पाता। अंदाजा करें आप, यही गंडापुर है ना। ये पूरा का पूरा अपना कैबिनेट लेकर, अपने एमपीएस का जत्था लेकर, तमाम एमएनएस को लेकर ये गंडापुर लाहौर पहुंच गया और कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। और वहां मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस के ऊपर इन्होंने बेहतरीन ज़ियाफत की, इंजॉय किया और बाद में उसको सेनेटर भी बनवा दिया। लेकिन यही गंडापुर ये बहाना बनाता रहा कि अगर मैं अपने एमपीएस और अपने अरकान को लेकर आया अडयाला जेल के बाहर तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। हारता वो है जो हारने से डरता है, यानी जो हार का खौफ है वो आपको जीतने नहीं देता। ये प्रॉब्लम रहती है जिन लोगों को खौफ हो। इमरान खान साहब ने जेल से एक स्टेटमेंट और भी दिया है। ये बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब मिले हैं, उन्होंने कहा जी इमरान खान से तफसीली मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। उन्होंने सबको खैबर पख्तूनख्वा के जलसे में भरपूर शिरकत की हिदायत की है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें झूठे और बेबुनियाद मुकदमात की कोई परवाह नहीं है। कल तोशाखाना केस में गवाहों के बयानात से साबित हो गया कि वो झूठी गवाही दे रहे हैं। खुद कह दिया गवाह ने कि मुझे दबाव डाल के, मुझे डरा धमका के मुझे ये कहा गया कि ये वाली गवाही दो। इमरान खान के खिलाफ खुद एक गवाह ने खड़े होकर ये कहा अदालत में कि मुझे डरा धमका कर कहा गया, नतायज की धमकी मुझे थी, तो मैंने वो कहा जो मैंने इमरान खान के खिलाफ कह दिया। फिर तो ये एक गवाह कल यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन जज साहब कह रहे हैं फिर भी, और इमरान खान को तोशाखाना में इन्होंने सजा देनी है। उसके ना अब कुछ नज़र आ रहे हैं, इशारे आ रहे हैं। यानी आज खबरें चलाई जा रही थी जानबूझकर तोशाखाना के हवाले से कि जनाब जरदारी ने जनाना कपड़े तोशाखाना में जमा करा दिए, मरियम ने जानमाज जमा करा दी तोशाखाना में, आसिम मुनीर ने टी सेट जमा करवा दिया तोशाखाना में, शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक गाड़ी जमा करवा दी तोशाखाना में। तो ये तोशाखाना में जमा तो करवा दी है, लेकिन असल हक़ाइक़ तो सामने लेकर आओ कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान आज तक तोशाखाना से लेकर क्या क्या गया और कितने में लेकर गया। तोशाखाना से सबसे ज़्यादा माल आज तक जो सियासी खानदान ले गए उनमें जरदारी खानदान और नवाज खानदान है। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ने सबसे ज़्यादा हाथ साफ किया तोशाखाना पे। अभी ये जो फेवरेट
वजीर आजम था निगरान एस्टेब्लिशमेंट का, ये काकड़ अनवारुल्लाह काकड़, ये कितने तोहफे तोशा खाना से लेकर गया था, वो भी पता करवा कर देख लें, आपको पता चल जाएगा। भर भर के तोहफे वो भी ले गया। चले, आसिम मुनीर साहब ने ये टी शर्ट तो वापस कर दिया, लेकिन ये पता करें कि आर्मी चीफ को कितने तोहफे मिले हैं। यानी मुख्तलिफ आर्मी चीफ आते रहे ना, चले पिछले 5 या 10 आर्मी चीफ का रिकॉर्ड निकाल लें कि पिछले 10 आर्मी चीफ को तोशा खाना में टोटल कितने तहाइफ मिले हैं, और वो तहाइफ वो कितने पैसे देकर अपने अपने घर ले गए, और किस फार्मूले के तहत वो अपने अपने साथ ले गए। ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये होना चाहिए। मुशर्रफ दौर से शुरू कर लें, कियानी साहब को देख लें, उसके बाद राहील शरीफ को देख लें, कमर जावेद बाजवा को देख लें, फिर हाफिज आसिम मुनीर को देख लें कि इन्होंने कितने कितने तोहफे अपने घरों में लेकर गए। अब एक टी शर्ट जमा करवाया, ये सारी एक ना फेस सेविंग बनाई जा रही है और एक माहौल बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को तोशा खाना में सजा देनी है। और ये इसके इशारे हैं, जिन्हें समझ आ जाए उनको आइडिया है कि अब क्या होने जा रहा है। भारत इमरान खान साहब ने कहा कि कोई भी मुल्क जहां कानून की हुक्मरानी हो, ऐसा केस फौरन खारिज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी एहलिया बुशरा बीबी उनकी ताकत है, उन्हें सिर्फ इमरान खान को ज़हनी अजियत देने के लिए कैद तन्हाई में रखा गया है, मगर वो मजबूत हैं और अपनी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगी। खैर, सियासी खवातीन को इस तरह के सलूक का निशाना बनाना पाकिस्तान की माशरती रवायात के खिलाफ है और उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट के हवाले से भी गुफ्तगू की, जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात में वसी पैमाने पर धांधली साबित की गई और हुकूमत पर बुनियादी सियासी हुकूक जैसे कि आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमात के इनेकाद पर पाबंदी का इल्ज़ाम लगाया गया है। इमरान खान ने कहा कि यह दुनिया की तारीख का सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा और फ्रॉड इलेक्शन था। कोई भी बाइखलाक हुकूमत होती तो इस रिपोर्ट के बाद इस्तीफ़ा दे देती। नाज़रीन, ये रिपोर्ट जो है वो अमेरिका और बरतानिया के अखबारात में छप रही है और तनकीद भी हो रही है इस रिपोर्ट को लेकर दौलत मुश्तरका या जो कॉमनवेल्थ है उसके ऊपर कि जनाब ये रिपोर्ट इन्हें शाया करनी चाहिए थी, लेकिन आज पौने 2 साल हो गए हैं, तो अब जाके ये रिपोर्ट लीक हुई है, तो कॉमनवेल्थ को ये रिपोर्ट पहले शाया करनी चाहिए थी। उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है और तनकीद ये हो रही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ये रिपोर्ट रुकवाई थी। अब देखें ना, मुफ्त में तो रुकती नहीं है, ऐसा तो नहीं होता कि कॉमनवेल्थ आपकी रिपोर्ट रोक दे और मुफ्त में रोक दे। आपको हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने लंच करवाया था, तो कोई लंच फ्री नहीं होता। पाकिस्तान को बहुत सारी मादनियात देनी पड़ी है, मुआहदे करने पड़े हैं एक ऐसी कंपनी के साथ जिसकी ये कैपेसिटी नहीं है, बहुत छोटी सी कंपनी है, बहुत मामूली उसकी हैसियत है, लेकिन अमेरिकी कंपनी है, उसके साथ इनको मुआहदा करना पड़ा और जैसे उन्होंने चाहा वैसे करना पड़ा। तो हर चीज़ की आपको कीमत देनी पड़ती है। अब इसराइल का मामला हो, ईरान का मामला हो, चाइना का मामला हो, रशिया का मामला हो, पाकिस्तान को बहुत सारी बातें अमेरिका की माननी पड़ेंगी। लंच जो किया हुआ है आपने, तो अब नादरीन इस वक्त इमरान खान साहब का ये पैगाम आपने सुन लिया जो जेल से आया। पंजाब बार काउंसिल का एक इलेक्शन होने जा रहा है नादरीन, और ये जो पंजाब बार का इलेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब बार का इलेक्शन 1 नवंबर को हो रहा है। पंजाब बार का इलेक्शन अगले 5 साल में मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी या पामाली के लिए अहम होगा। अगर फतह इमरान खान की हो जाती है तो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे मौजूदा रजीम के लिए, और अगर हुकूमती हमायत याफ्ता वकील जीत जाते हैं तो फिर 27वीं आइनी तरमीम समेत आइन में मजीद सुराख धड़ल्ले से किए जाएंगे, ये शाकिर महमूद साहब कह रहे हैं। तो क्योंकि देखें ना, आइन का बेड़ा गर्क तो पहले हो गया है, अब इनको मजीद हौसला चाहिए। अपने बंदे जितवाने के लिए सर तोड़ कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये अपना बंदा लेकर आए, हर जगह पे अपना बंदा लेकर आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हुआ कि जीते इमरान खान के नाम पे वोट लेकर और बाद में जाकर गोद में बैठ गए एस्टेब्लिशमेंट की, ये भी हुआ। तो अब यहाँ पे भी जो है वो देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है उनका अपना उम्मीदवार जीतता है या हुकूमत अपना उम्मीदवार जितवा पाती है। वुकला की जो तादाद है वो नो डाउट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनकी सपोर्ट इधर है। आज अवाम हो, वकील हो, फौज हो, कोई इदारा हो, हर जगह बैठे हुए ज़्यादातर लोग जो है 70-80% लोग वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, और अवाम में सबसे बड़ी तादाद है जो इमरान खान के साथ खड़ी है। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये चाहती है कि दर्जा हरारत कुछ कम हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब को स्पेस देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि ज़रा थोड़ा दर्जा हरारत कम हो जाए, लोग ज़रा इकट्ठे हो जाएं, आपस में मिलकर बैठ जाएं ताकि कोई इस्तेहकाम आ जाए, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक मुल्क पे माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। 3.5 साल इन्होंने टकरे मार के देख लिया, लेकिन ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं ला सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कई लोग कहते हैं थोड़ा बहुत इमरान खान साहब पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल स्पेस देने को तैयार नहीं है। वो नहीं मान रहे ये बात कि वो आसिम मुनीर से शिकस्त खाएंगे। बड़ी उनकी स्ट्रेट पॉलिसी है। नाज़रीन, गंडापुर एक मरतबा फिर अडियाला के बाहर पहुंच गए। अब अडियाला के बाहर वो जाते हैं, शो करते हैं कि मैं इमरान खान को मिलने आया हूँ। ऐसे थोड़ी होती है मुलाकात। गंडापुर एक सूबे का वज़ीर आला है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुलाकात करने के लिए उन्हें कौन सी चीज़ कहाँ से बंद करनी पड़ेगी। उन्हें पता है कि किस जगह पे वो रुकावट डालेंगे या किस जगह पे वो अपना पाँव ज़ोर से ज़मीन पे रखेंगे
तो फिर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से जेल में करवा दी जाएगी। ये गंडापुर साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो सिर्फ ऐसा लगता है कि पब्लिक में एक गिमिक के तौर पे वो जाते हैं वहाँ पे जेल में, और जेल के बाहर वो कल भी गए थे, आज भी गए हैं। वो सिर्फ इस तरह के मैं वहाँ गया हूँ, मुझे मिलने नहीं दे रहे, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। लेकिन मिलने का ये तरीका नहीं है। वो एक वज़ीर आला है, वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि मिलने का तरीका क्या है। इसमें कुछ तरीके जो है वो माजी में जुनैद अकबर साहब भी बता चुके हैं कि कौन सी जगह कहाँ से अगर बंद की जाए। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। हमें कोई बुरा भला ना कहे, कोई गाली ना दे, कोई हमसे गलती होती है तो उसकी निशानदेही किया करें, हम उसको ठीक करते हैं। फोर्सेस जो हैं वो रात को जागती हैं आपके लिए, तो जनाब ये फोर्सेस जो रात को जाग के आजकल कर रही हैं, इनको सुला दें, बड़ी मेहरबानी है जी साहब। ये रात को जागते हैं तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, छोटे बच्चों को खौफज़दा करते हैं, ख़वातीन को रुलाते हैं, ये लोगों के घरों के ऊपर जाकर अटैक करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बेहूदगी करते हैं, वो सारी हरकतें करते हैं जिनकी आइन में और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कोई कानून दुनिया का इस बात की इजाज़त नहीं देता जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस या ख़ास तौर पे जो पंजाब पुलिस है, वो अपने शहरियों के साथ जो कर रही है, जिनके पैसों से तनख्वाह लेते हैं, जिनके टैक्स में से पैसों से, उन्हीं के घरों के ऊपर जाके दावा बोलते हैं, हमला करते हैं। रोती हुई ख़वातीन की आवाज़ें रोज़ाना वीडियोज़ के अंदर आती हैं, बिलखते हुए बच्चों की आवाज़ें, और ये नफ़रत मुंतकिल हो रही है। ये अगली नस्ल में ये नफ़रत मुंतकिल हो रही है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे वो कोई भी है, किसी भी लेवल पे काम करती हैं, पाकिस्तानी उनसे प्यार नहीं करते, और जो आने वाला टाइम है, आने वाली नस्लें हैं, वो तो ऐसा दिखाता है कि बाकायदा नफ़रत करेंगी, जो नफ़रत उनके दिलों के अंदर बिठाई जा रही है। अब नाज़रीन, असल इम्तिहान जो है वो यानी पंजाब ने तो अपना इम्तिहान एक तरह से पास किया ना, इतनी फसला किया है, जबर ना वहाँ हुकूमत है, फिर हुकूमत भी एक पागल किस्म की हुकूमत है वहाँ पे। एक टोला बैठा हुआ है जो दिमागी मरीज़ है, उन्हें टिकटॉक के अलावा समझ ही कुछ नहीं आती, अपनी ज़ात से बाहर वो देख ही नहीं सकते, वो हर एक के साथ मार-धाड़ कर रहे हैं। अजीबो-गरीबी जो है वो पंजाब के अंदर एक फ़िल्म चल रही है, एक हुकूमत नहीं चल रही, और वो लोग जबर, फसाइयत, ज़ुल्म की सारी हदें पार करना चाहते हैं और करते चले जा रहे हैं। अगर लोग खुद से बाहर निकल आते हैं तो ये एक अलग बात है। जैसा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के अगले दिन पाकिस्तानी बाहर आ गए थे, जैसा कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी खुद निकल कर बाहर आ गए थे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट तो हमेशा रहता है कि पब्लिक अचानक से बाहर आ सकती है अपनी मर्जी से। और इसके बावजूद पंजाब में हमने देखा कि इमरान खान का खौफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है उसे किसी का खौफ भी नहीं है, और वहाँ पे जो आवाम है वो निकल भी सकती है, उनके ऊपर कोई जुल्म, जबर और कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। नंबर एक, इमरान खान साहब की हुकूमत को एक साजिश के तहत ख़त्म कर दिया गया, गिरा दिया गया, और उसके लिए पूरी मनसूबाबंदी हुई थी, वो आप सब जानते हैं। नंबर दो, अवामी रद्द-ए-अमल को ताकत से कुचल दिया गया, क्योंकि जब अवाम ने कहा कि ये हुकूमत गलत गिराई है, उनका रद्द-ए-अमल आया तो उसे ताकत से कुचला गया। इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की गई, लोगों को आंसू गैस से मारा गया, जो लोगों के साथ जुल्म, जबर और फसाइयत हुई है वो उसके बाद हुई। करप्ट टोले को लाकर उसके बाद मुसल्लत कर दिया गया। अगला जुर्म ये है एस्टेब्लिशमेंट कि एक ऐसा करप्ट टोला जिसे पब्लिक पसंद ही नहीं करती थी, उन लोगों को लाकर बाकी लोगों के साथ मिलाकर उन्हें मुसल्लत कर दिया गया। एक इम्पोर्टेड हुकूमत बना दी गई इमरान खान को निकालने के बाद। इस हुकूमत ने आने के बाद अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया, मईशत को और मुल्क की हालात का कचूमर निकाल के इन्होंने रख दिया। यानी किसान से लेकर मजदूर तक और ताजिर से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक सारे के सारे बर्बाद हो गए। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी इन्होंने, और महंगाई के हाथों और बढ़ती हुई कीमतों के हाथों IMF के आगे इन्होंने इवन पूरा मुल्क गिरवी रख दिया। ये इन्होंने किया, और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर पर सैकड़ों मुकदमात भी उसके बाद इन्होंने बना दिए, क्योंकि इमरान खान साहब काबू नहीं आ रहे थे। फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई और सख्त तरीन जेल उन पर और उनकी अहलिया पर मुसल्लत कर दी गई। उसके बाद 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन होता है, और अवामी शऊर और मैंडेट की बदतरीन तौहीन उसमें की। यानी लोगों ने वोट डाला किसी और को, 17 सीटों वालों को लाके इक़्तिदार में बैठा दिया। ना सिर्फ इक़्तिदार में बैठा दिया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी, और इस काम के लिए मखसूस नशिस्तें जो दूसरी जमात ने जीती थी वो भी उनको दिलवा दी। माले गनीमत दे देकर सीटें छीन छीन